हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट टॉपिक आता है फोर्स। ठीक है, वैसे तो हम इसमें लॉज पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फोर्स की वो क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, एक और टर्म आती है यहाँ पर, वेट। अब वेट क्या है? देखो, अगर हम फोर्स जानना चाहते हैं और जो बॉडी है, ठीक है, वो कोई मोशन कर रही है अलोंग वाई एक्सिस, ओके, तो उस स्टेट में हमारे पास जो आता है उसको हम फोर्स नहीं बोलेंगे, ओके, क्या बोलेंगे? वेट। होगा क्या? मास इनटू ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पर ये जो W है, वेट है, ये बेसिकली है क्या? फोर्स है। लेकिन कब आएगा ये? जब आप y एक्सिस के अलोंग मोशन करोगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो सरफेस है ये नॉन फ्रिक्शन है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में रखा है तो ये रेस्ट में ही रखा रहेगा। और आप चेक भी कर सकते हो, कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है वहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दो तो वो वहीं पे रखा रहेगा, अपने आप नहीं चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अगर आप उसको मूव करा दो, है ना, तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, थोड़ा सा पुश करते हो तो थोड़ी दूर तक जाता है फिर रुक जाता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी सरफेस होंगी वो फ्रिक्शन होता है वहां पर, ठीक है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो बॉडी को मूव करने से रोकता है ना, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो रियल लाइफ में वो क्यों रुक रही है? क्योंकि वहां पर एक फोर्स अवेलेबल है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर वहां से हम उसको रिमूव कर दें देन क्या होगा? देन बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन करती रहेगी। और यही होता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? या तो आप उसको अप्लाई कर रहे हो या फिर नेचुरली वो वहां पर है, ठीक है। जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो सरफेस थी यहाँ पर फ्रिक्शन आ सकता था, हमने उसको रिमूव कर दिया। बाहर से हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगी, है ना। अगर हमने इसको मोशन स्टेट में यहाँ पर छोड़ा है तो ये मोशन करती रहेगी, अगर यहाँ पर अगेन कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इन दोनों केसेस में? ये हमारे पास एक बॉडी हमने इसको यहाँ से रेस्ट स्टेट से छोड़ दिया, है ना, ये रेस्ट पर थी, हमने इसको पकड़ा हुआ था और ये रेस्ट पर थी। द मोमेंट हमने वहां से अपना सपोर्ट हटाया, ये क्या करेगी? नीचे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी, है ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड जाने के लिए एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे, है ना, हमने इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड की, एक फोर्स लगाया और इसको छोड़ दिया, तो ये धीरे धीरे क्या होगा? स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हमने तो इसे अगर हम बात करें रेस्ट पर छोड़ा था तो ये मोशन कैसी स्टेट आ गई, है ना, मोशन की स्टेट कैसे आ गई। यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने इसको अगर सपोज v वेलोसिटी से यहाँ पर मोशन करने के लिए रखा था तो धीरे धीरे इसकी ये स्पीड कम होती चली जाएगी। ओके, तो ये कम क्यों हो रही है? हमने यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो फिर अगर हमने इसको रेस्ट में छोड़ा था तो फिर ये रेस्ट में क्यों नहीं है, मोशन में कैसे आ गई? इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रेस्ट में छोड़ रहे हैं तो ये रेस्ट में रहनी चाहिए, मोशन में क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक नेचुरल फोर्स वर्क कर रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी। ग्रेविटी यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है जिसको हम
जी से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा ये हर ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करती है ना? तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली ये इसके इस डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये पूरी ग्रेविटी इस पर अप्लाई नहीं हो रही है। ग्रेविटी का बस एक कंपोनेंट इसको आगे मोशन करा रहा है, ठीक है? तो जैसा हमने अभी बोला ये जो लॉ है ये हमेशा वैलिड है। यहाँ पर ये चीज हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब हम प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि हमने तो रेस्ट में छोड़ा था, है ना? उसके बाद हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो फिर ये मोशन में कैसे आया? मोशन में आया ये ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है, ओके, जो इसको इस डायरेक्शन में मोशन कराएगा। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तो हमने इसको एक v वेलोसिटी देकर छोड़ दिया था और उसके बाद हमने यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो ये इसी वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहिए था। हमने देखा कि ये तो स्लो होती जा रही है स्पीड। किस लिए हो रही है? यहाँ पर भी एक ग्रेविटी वर्क कर रही है ना? और ग्रेविटी अगेन y एक्सिस के अलोंग वर्क करती है, ये y एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा ग्रेविटी का, है ना? तो पूरी ग्रेविटी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उसका एक कंपोनेंट कर रहा है, इसको नीचे लाना चाहता है और क्योंकि इसको नीचे लाना चाहता है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना? ये अपना फोर्स कहाँ लगा रहा है? ऊपर जाने के लिए। एक ग्रेविटी कहाँ वर्क कर रही है? इसको नीचे लाने के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ तो रिडक्शन होगा, कुछ तो लॉस होगा, जिसका रिजल्ट हमें क्या दिखता है कि ये जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जाता जाएगा स्लो होता जाएगा, ओके? तो यहाँ पर हमारे पास कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, मतलब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स नेचुरली वर्क कर रहा है, ठीक है? और ये आया कैसे? इस वेट के कारण। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक वेट होगा और वेट है तो मतलब उस पर ग्रेविटी वर्क कर रही है ना? वहां से जो फोर्स आएगा वो कितना होगा? mg। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ पे जाने से पहले हमारे पास दो क्वांटिटीज है, मास एंड स्पीड में क्या है कि देखो वैसे तो हम पढ़ते ही है मास अलग, है ना? स्पीड को अलग से पढ़ते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, है ना, मास और स्पीड जब ये दोनों मिलते हैं तब भी हमें कुछ अलग मिल रहा होता है, हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, ठीक है? और ये इंफॉर्मेशन हमें जिस क्वांटिटी के बारे में मिलती है वो है मोमेंटम। कैसे मिलती है और रियल लाइफ में ये हमें कैसे हेल्प कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बुलेट है, अब बुलेट का मास हमने कांस्टेंट रखा है, फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम है, ठीक है? अब अगर हम इसकी स्पीड को कितना रखे 10 मीटर पर सेकेंड, क्या लगता है ये किसी को हार्म कर सकती है क्या बुलेट जो इस स्पीड से आ रही है? कभी भी नहीं कर पाएगी, है ना? और यहाँ पर अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो वो कितना आ जाएगा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ओके? तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मोमेंटम? 50, ओके, 10 टू द पावर -3 मीटर केजी पर सेकेंड। वहीं अगर हम सेम बुलेट की स्पीड को कितना कर दे, सपोज 500 मीटर पर सेकेंड, अब क्या लगता है? अब तो इम्पैक्ट हो सकता है, और ज्यादा कर दे 1000 मीटर पर सेकेंड, अभी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इतना ज्यादा हार्म कर सकते हैं कि किसी की बॉडी में इजिली एंटर कर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम जिस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं वो क्या है? अगर मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है, तो हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है? और मोमेंटम है क्या यहाँ पर? मोमेंटम है
मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। ओके, और जो चीजें हमें फोर्स जानने में हेल्प करती है, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। अब मोमेंटम भी फोर्स को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है? फोर्स डिपेंड करता है कि कोई किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मोमेंटम कितनी फास्ट चेंज हो रहा है। एक्सप्रेशन देखना चाहे क्या होगा, F इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी। मान लेते हैं क्रिकेट मैच है और एक शॉट लगाया गया, ठीक है। कोई भी शॉट लगाया जाएगा, बॉल की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और लास्ट स्टेट क्या होगी, वो सपोज कैच हो जाएगी, है ना। शॉट लगाया गया और बॉल कैच हो गई। अब जब शॉट लगाया तो यहाँ पर मोमेंटम काफी ज्यादा बढ़ गया। मोमेंटम कैसे बढ़ गया? क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई, है ना। स्पीड बढ़ते ही बॉल का मोमेंटम बढ़ गया। जब ये कैच होगी तब क्या होगा? मोमेंटम जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे हो जाएगा? क्योंकि स्पीड जीरो हो जाएगी ना। ओके, द मोमेंट कैच होगा, यहाँ पर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर शॉट लगने से लेके कैच होने तक मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है कि ये मोमेंटम कितने कम टाइम में या कितने ज्यादा टाइम में चेंज हो रहा है। ओके, मान लेते हैं ये प्रोसेस होने में सिर्फ 1 सेकेंड लगी, ठीक है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन है कि 2 सेकेंड लगी। 1 सेकेंड वाले प्रोसेस में आपको फोर्स ज्यादा यूज करना होगा। यहाँ पर मोमेंटम जीरो हो गया विद इन 1 सेकेंड, तो मतलब इसका क्या है कि बॉल को कैच करने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो बॉल है उससे जो जिसने कैच किया है ना, उसके हाथों पर चोट बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है, 2 सेकेंड, तो इसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ी कम चोट लगेगी। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि फोर्स किस पर डिपेंड करता है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, लेकिन वो कितनी फास्टली चेंज हो रहा है। ये जो चेंज है टाइम में, जितना ज्यादा कम होगा फोर्स उतना ज्यादा यूज होगा, ठीक है। सेम काम करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर टाइम ज्यादा ले लिया है मोमेंटम चेंज होने में, देन आपको सेम वर्क करने के लिए कम फोर्स चाहिए होगा। ओके, और यही क्या है हमारे पास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, F इक्वल्स टू ma से। हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, अब एक न्यू एक्सप्रेशन, एक न्यू वे फोर्स को डिफाइन करने का और उसको समझने का, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ से आपके पास, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखे थे ग्राफ, वैसे यहाँ से भी ग्राफ आ सकते हैं। हमारे पास F और T, ठीक है, एक ग्राफ दे सकते हैं हमें, जिसकी एक एक्सिस क्या है F और दूसरी एक्सिस क्या है T, और मान लेते हैं कुछ इस तरह का ग्राफ है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ के लिए एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, ये वाला एरिया फाइंड करें, है ना, नेट एरिया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, है ना। मोमेंटम में जितना चेंज आया है उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, कौन सी क्वांटिटी आपको मिल रही है ना। जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो आप कैसे निकाल सकते हो, एरिया अंडर कर्व के एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पर उसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए किया है, स्टिल हमें वहां पर
मोमेंटम में चेंज देखने को मिल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। और ये डायरेक्टली हम किसके इक्वल रख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो अभी हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ डेल टी इक्वल्स टू डेल पी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। When a force acts on a ball of mass 150 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -3 केजी। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.15 केजी for 0.1 second. It produces an acceleration of 20 meter per second square. What is the value of impulsive force? तो impulsive force तो यहीं से निकलेगा, क्या होता है, impulsive force को ही हम बोलते हैं impulse। ओके, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसकी यूनिट से इसको जान सकते हो, जो आपको ऑप्शंस में दी होगी, है ना। आपको अगर इम्पल्सिव फोर्स बताने के लिए बोला है तो वहां पर जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये एफ डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और वैल्यू एक्सप्रेशन होता है एफ इक्वल्स टू एम में, उसको यहाँ पर यूज कर लेंगे। एम कितना है यहाँ पर 0.15 केजी, एसिलरेशन कितना है 20। ओके, अब यहाँ पर आपने एक डिफरेंस देखा होगा कि जब हमने सेकंड लॉ लिखा था तो हमने ये लिखा था, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, डेल पी बाय डेल टी। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके पास टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, और वो आपसे एवरेज फोर्स के बारे में जानना चाहते हैं बेसिकली, देन आप ये यूज करते हो। एवरेज फोर्स भी नहीं दिया है उन्होंने, सीधा सीधा फोर्स पूछा है और उन्होंने आपको बता दिया है कि किस टाइम पीरियड के लिए वो जानना चाहते हैं। तो जब भी टाइम पीरियड आ जाएगा ना एक, तो हम यही यूज करेंगे। ओके, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो वहां से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये कब यूज करेंगे, जब हमें डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, जब हमें एक इंस्टेंट दे दिया जाएगा कि हम इस टाइम पर ये जानना चाहते हैं। ओके, देन हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोल दे कि एक प्रोसेस हो रही है, उसमें एग्जैक्टली 5 सेकंड के बाद में मोमेंटम में कितना चेंज आया, है ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम दिया हुआ है और एवरेज फोर्स हमें निकालने के लिए बोला गया है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 - 0 2 सेकेंड। ओके, कैसे निकाल सकते हैं, डेल पी बाय डेल टी। डेल पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो क्या लेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल टी। अब पी फाइनल यहाँ पर कब निकलेगा, फाइनली टाइम कितना है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो इस पर निकाल सकते हैं कितना दिया है, टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड केजी। पी इनिशियल टी इक्वल्स टू 0, और ये कितना आ जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम निकाल सकते हैं फोर्स, कितना आ जाएगा 5 - 1 डिवाइडेड बाय ये कितना है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें मोमेंटम दिया हुआ है 5t + 3, फोर्स चाहिए और कितने टाइम पर जानना चाहते हैं हम, 3 सेकेंड पर। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, इनको करने में एरर नहीं होनी चाहिए।
क्या करेंगे, dp बाय dt, p की वैल्यू रख देंगे, कितना है 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, ये आ जाएगा। ओके, और हमें कहाँ पर चाहिए 3 सेकंड पर, तो यहाँ पर रख देंगे 3 सेकंड। तो वैसे तो हमने ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको बस एक्सप्रेशन पता होना चाहिए और करने का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लेयर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। अगेन इसको किस में चेंज करेंगे, केजी में, तो कितना आ जाएगा 0.15 kg, moving at a rate of 20 meter per second. If the process of catching is to be completed in 0.1 second, what is the force exerted by the ball on the hands of the player? कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी बॉल, निकालना है। कितने टाइम पीरियड में ये प्रोसेस कंप्लीट हुई, 0.1 सेकेंड में। ओके, मोमेंटम हमें नहीं दिया है, लेकिन मास फिक्स है, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं F इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी की, ओके, तो P होता है mv। तो अगर हम मोमेंटम चेंज कर रहे हैं और हम मास और वेलोसिटी की टर्म्स में देख रहे हैं, तो या तो मास चेंज हो रहा होगा या फिर वेलोसिटी। मास यहाँ पर सेम है, तो कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू मास डेल वी बाय डेल टी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करेंगे, 0.15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमसे कुछ रॉकेट प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, और ये सेकेंड लॉ पर ही बेस्ड होती है। कैसे, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है dp बाय dt। ओके, p क्या होता है, मास इनटू स्पीड, है ना। अब यहाँ पर अगर मास कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m dv बाय dt। जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी किया है ना, क्रिकेट बॉल वाला। लेकिन अगर यहाँ पर v कांस्टेंट है और मास चेंज हो रहा है, तो हमारे पास फोर्स क्या आएगा, v dm बाय dt। ओके, और ये वाली जो स्टेट है वो हमें मिलती है जब हम रॉकेट की बात करते हैं, ठीक है, रॉकेट मोशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स आएगा, ये जो भी हमने निकाला, इसको हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। ओके, बात करें एक्सेलरेशन की, कैसे निकाल सकते हैं, F इक्वल्स टू m में होता है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पर इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो मास भी कैसा यूज करेंगे, इनिशियल मास यूज करेंगे। ओके, और ये कितना आ जाएगा, F की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, इनिशियल मास कितना है m नोट, साथ में यहाँ पर हम लेंगे ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, इसको आप अपथ्रस्ट एक्सीलरेशन बोल सकते हो, और ये यूजुअली इस डायरेक्शन में हमें मिलता है, मतलब प्लस वाई एक्सिस में। ओके, और आपको तो पता है कि ग्रेविटी हमेशा वर्क करेगी, जब तक मास है ऑब्जेक्ट का तब तक ग्रेविटी रहेगी, और ग्रेविटी हमेशा किस डायरेक्शन में मोशन करती है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी फ्री एक्सीलरेशन की, देन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, उस केस में जी को क्या ले लेंगे, 0। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक्सीलरेशन चाहिए लेकिन इनिशियल नहीं जानना, एक पर्टिकुलर टाइम टी पर जानना है, ओके, देन हम क्या करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर ये एक टर्म ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो इनिशियली हमने जब देखा था तो इनिशियल मास लेना था तो वो कितना था एम नोट। अब जब हम प्रोसेस के बीच में पूछ रहे हैं तो प्रोसेस के बीच में यहाँ पर टोटल मास एम नोट नहीं है, रिड्यूस हो चुका है। कितना रिड्यूस हो चुका है, डीएम बाई डी टी इंटू टाइम। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, a 1000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 400 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, find the amount of gas ejected per second to supply the required thrust. अमाउंट निकालनी है और इनिशियल मास दिया हुआ है। कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ये वाला। एम नोट है हमारे पास 1000 और जी है हमारे पास 10 और ए नोट है हमारे पास 20। ओके, इसको यूज कर रहे हैं। वी की वैल्यू क्या है 400, डीएम के लिए क्या आ जाएगा केजी और डीटी के लिए सेकेंड। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट थिंग, इसको समझने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रोड है और रोड पर बहुत सारी कार्स मोशन कर रही है ना। अब हम इनमें से कोई भी सपोज 2 कार्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, C1 एंड C2। ओके, बहुत सारी कार है बट हमने सिर्फ इनको सिलेक्ट किया है। ओके, और सिलेक्ट क्यों किया है, जिससे हम इनके बीच का इंटरेक्शन जान पाए, है ना, या फिर बोल सकते हैं इनका कलेक्टिव बिहेवियर जान पाए। जब हम एक से ज्यादा चीजों को एक साथ ऑब्जर्व करना चाहते हैं और वो एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रही है ये जानना चाहते हैं, तो उन सब चीजों को मिलाकर हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है। हो सकता है हमारे पास सिर्फ 2 कार है, हो सकता है 3 है, 20 हो सकती है। ओके, सिस्टम का मतलब हमारे पास उस सिस्टम में जितने भी बॉडीज है वो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है और हम इंटरेस्टेड है उनके ये जो कलेक्टिव बिहेवियर है इसको जानने में। ओके, अब यहां पर मान लेते हैं कि C1 और C2 कार, इन दोनों के बीच में एक कोलिजन होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया। इन दोनों के बीच में एक कोलिजन होता है, कैसे, C1 ने C2 पर एक फोर्स लगाया। फोर्स किस पर लगा, C2 पर। किसने लगाया, C1 ने। तो इसके अकॉर्डिंग C2 भी C1 पर एक फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, अब यहां पर इस लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो जब C1 कार C2 पर फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो C2 कार भी C1 पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, एज अ रिएक्शन। और कितना लगाएगी, जितना उसने लगाया मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट। यहां से हम एक रिजल्ट देख सकते हैं, क्या, जब भी हम फोर्सेस की बात करेंगे किसी सिस्टम में तो वहां पर जो हमें फोर्सेस मिलेंगे वो एक पेयर में मिलेंगे। एक बॉडी ने दूसरी पर कुछ फोर्स लगाया तो दूसरी भी उतना ही फोर्स पहली पर लगा रही होगी और ये हर जगह पर वैलिड होता है।
फॉर एग्जाम्पल हम अपने सिस्टम की बात कर ले, अपनी रियल लाइफ में अर्थ की बात करें, ठीक है। मान लेते हैं आपने एक स्टोन लिया और मान लेते हैं ये 5 kg का है एक स्टोन, ठीक है। अब जब आपने इसको ड्रॉप किया, आपने एक 5 kg का स्टोन लिया और उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप करोगे तो ये कहां पर जाएगा? अर्थ सरफेस पर जाकर रुकेगा, ठीक है। जब ये अर्थ सरफेस पर जाकर रुकेगा तो ये उस पर कितना फोर्स लगाएगा? जितना इसका वेट होगा। वेट कितना है? मास इनटू ग्रेविटी, मतलब 5g। अगर हम मान ले g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो ये इतना फोर्स कौन लगा रहा है? स्टोन लगा रहा है अर्थ पर, लेकिन इतना ही फोर्स अर्थ भी तो लगा रही है स्टोन पर। एक हैवी सा स्टोन नीचे गिर रहा है, ठीक है। और ये नीचे गिर क्यों रहा है? अर्थ एक फोर्स लगा रही है इस पर, ठीक है, इसलिए ये नीचे जा रहा है। एज अ रिएक्शन स्टोन भी फोर्स लगा रहा है अर्थ पर 50 न्यूटन, लेकिन अर्थ का मास कितना है? बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इतने फोर्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको अर्थ में कोई मूवमेंट नहीं नजर आएगी इस फोर्स के कारण। ओके, तो कहीं पर भी आप कोई सिस्टम ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें एक से ज्यादा बॉडीज है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा वर्क कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम। देखो, हमने जब अभी फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब न तो आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ना ही नेचुरली उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। टोटल फोर्स कितना है? जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती है। पहली तो यही है कि वहां पर टोटल फोर्स कितना है? जीरो, ठीक है। ना कोई नेचुरल फोर्स है, ना ही कोई फोर्स हमने अप्लाई किया है। लेकिन एक और कंडीशन आ जाती है जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो लग रहे हैं, बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह हो रहे हैं कि अगर हम उन सबका नेट निकाले तो वो कितना आ जाए? जीरो, ठीक है। बॉडी रेस्ट में है फॉर एग्जाम्पल, तो एक तो सिचुएशन ये हो गई कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि फोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन वे एक दूसरे को ही बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये F1 फोर्स है, इसके कारण ये बॉडी नीचे की साइड मूव कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर दो और फोर्स आ गए F2 और F3, इन्होंने इसको क्या कर लिया? नीचे मूव करने से रोक लिया। ओके, तो ये तीनों फोर्स यहाँ पर कैसे वर्क कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बॉडी है वो किसमें रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी। इस वाली स्टेट में जब कोई बॉडी आती है या कोई सिस्टम आता है तो हम उसे बोलते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जैसे यहाँ पर लिया कि 3 फोर्सेस है, तो अगर हम नेट फोर्स क्या ले रहे हैं? जीरो, तो ये नेट फोर्स क्या रहा होगा? तीनों फोर्सेस का सम। एक तो कंडीशन यही हो सकती है, ठीक है, जिसमें फोर्सेस का सम कितना आ रहा है? जीरो। क्या और कोई कंडीशन भी हो सकती है? देखो, हम इसको ना ड्रॉ कर सकते हैं थोड़ा सा रफ आइडिया लेने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास दो फोर्स वर्क कर रहे थे, F1 और F2, जिनका सम किसके इक्वल था? F0 के। तो हमने यहाँ पर F0 रखा
और इसको दूसरी साइड लेके गए तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई। ठीक है, अब हम इन पर बेस्ड अपना फोर्सेस का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं ये मेरे पास F1 फोर्स है और ये मेरे पास F2 फोर्स है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? F नोट। तो F नोट यहाँ पर कैसा है? रिजल्टेंट वेक्टर की तरह है। ओके, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जब हम प्लेन की बात कर रहे थे कि हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे डिनोट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करो सेम लेंथ का। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो ये आ जाएगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? F नोट। बात करें F3 की, तो F नोट की ये देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, मतलब अगर हम लेंथ वाइज देखें तो लेंथ दोनों की सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो ऑपोजिट। तो F नोट का ऑपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगा। ओके, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह से फोर्स लिखे हैं तो हम इस तरह का एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम चाहिए, देन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ये F1 से कितने एंगल पर है। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको वेक्टर्स को कंपोनेंट में डिवाइड करना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना होगा। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड में पढ़ा है, थर्ड में पढ़ा है, ठीक है, उन सबको हम साथ में लेके चल रहे हैं। अब ऐसा हो चुका है कि हमने जो उन चैप्टर्स में पढ़ लिया वो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम वहां से कुछ इंफॉर्मेशन को लेंगे और यूज कर लेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर फिनिश हो गया है तो काम खत्म, अब एक नए तरीके से चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले वाली इंफॉर्मेशन को लेते हुए उसके साथ में आपको नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। एक और पॉइंट देखिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बॉक्स है, प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है, और इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में F फोर्स, और इस फोर्स के कारण हमने जब देखा इसका जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो हमें ये इस स्टेट में दिख रहा था, हमारे पास एक बॉक्स है जिस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये उसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। हम इसे सेकंड लॉ के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, F इक्वल्स टू ma की टर्म्स में। ओके, और अगर जरूरत पड़े तो किस में भी लिख सकते हैं, dp बाई dt। ये भी तो क्या है, सेकंड लॉ की ही फॉर्म है। लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हमेशा यही यूज होगा, ये यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वेशन की जब हम बात करेंगे हम ये फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर क्या हम ये लिख सकते हैं ये करेक्ट है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। कैसे करेक्ट नहीं है? देखो, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इसका कितना कंपोनेंट है हमारे पास, एफ कोस थीटा। दूसरा कंपोनेंट आएगा यहाँ पर एफ साइन थीटा। इस इक्वेशन का मतलब है कि जब हम इतने मास पर इतना फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितना आएगा, ए। यहाँ पर डायग्राम से हम देख सकते हैं कि फोर्स पूरी तरह से ए के अलोंग नहीं है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन इक्वल नहीं है, लेकिन ये हम सिर्फ सेम डायरेक्शन के लिए लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर मास तो कितना है, m, एक्सीलरेशन कितना है, a, लेकिन ये एक्सीलरेशन कितने फोर्स की वजह से आ रहा है, f के कारण नहीं आ रहा है, f कोस थीटा के कारण आ रहा है।
टोटल फोर्स तो ये इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, सिर्फ इतना कंपोनेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग है जिसके कारण यहाँ पर एक्सीलरेशन ए आया है। तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। और पता कैसे चलेगा, हमें वेक्टर के अकॉर्डिंग लेना है, एक्सीलरेशन चाहिए, फोर्स चाहिए, तो हमें सेम एक्सिस के अलोंग लेना है। अगर नहीं है सेम एक्सिस के अलोंग तो कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लो, आ जाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखो मोमेंटम कंजर्वेशन में भी जैसे हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या था, हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। उस सिस्टम में जितनी बॉडीज आ रही थी हम उन सबको साथ में स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर भी हमें एक सिस्टम की जरूरत होगी, ओके। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम बाकी सारे सिस्टम से अलग है, ठीक है। बाकी सारे सिस्टम से वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, सेपरेट बॉडी रखी हुई है, बॉडीज का एक सिस्टम रखा हुआ है, ओके। अब उनका जो नेट मोमेंटम होगा वो कितना रहेगा, कंजर्व। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास, अगेन कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास टू कार है, C1 एंड A एंड B, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है, ठीक है। मान लेते हैं कि A के लिए इनिशियली मोमेंटम कितना था, PAI, फाइनल कितना हुआ, AF। B की अगर हम बात करें, इनिशियली मोमेंटम कितना था, BI, फाइनली कितना है, BF। इनिशियल का मतलब है जब यहाँ पर कोलिजन हुआ तो उससे पहले कार A का मोमेंटम और कार B का मोमेंटम, ये है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, ओके। कोलिजन होने के बाद में दोनों कार का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग P डेल A कितना है, P फाइनल माइनस P इनिशियल, ओके। और डेल P B को क्या लिख सकते हैं, P फाइनल माइनस B इनिशियल। तो लॉ के अकॉर्डिंग ये कब है, जब ये वेक्टर फॉर्म में है, ये कब है, जब ये स्केलर फॉर्म में है। कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में जो हम यूज करते हैं कंडीशन, उसको हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि पहले दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है वो डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, इनिशियली A का कितना था, PAI, B का कितना था, BI। कोलिजन के बाद या जो भी जिस भी तरह का इंटरेक्शन हुआ है उसके बाद में दोनों का मोमेंटम चेंज हो गया, नॉर्मल है, हो सकता है ना। पहले वेलोसिटी कुछ और थी, अब कुछ और हो गई, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं ये। तो ये चेंज हुआ है, ठीक है, हम एग्री करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि अगर हम इन दोनों का सम ले, मतलब इनिशियल मोमेंटम का, और हम अगर इन दोनों का सम ले फाइनल मोमेंटम का, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ये बात हमने मान ली कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, फर्स्ट कार के लिए, सेकंड के लिए भी। लेकिन जो इनिशियल वाला है और जो फाइनल वाला है वो दोनों, उनका सम सेम रहेगा। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि कार ए के जो, या बॉडी ए के जो मोमेंटम में चेंज हुआ है प्लस बॉडी बी में जो चेंज हुआ है उसके मोमेंटम में, इक्वल्स टू कितना होगा, 0, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, चेंज एक दूसरे के इक्वल है ना। यहाँ पर हम
मोडलेस का यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं किस पर। यहां से जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, गन बुलेट प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारी है, कोलिजन पर बेस्ड मोमेंटम कंजर्वेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, इस चैप्टर में जो आएगी वो गन बुलेट प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। अब यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन ऑफ मास 8 kg व्हेन अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज fired from it with a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास मास दिया हुआ है किसका, गन का, कितना, 8 kg। बुलेट का मास दिया हुआ है कितना है, 10 ग्राम। ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में, कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस। ओके, अब इन्होंने बोला है कि जब बुलेट को फायर किया गया तो उसकी जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने पूछा है कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। रिकॉइल वेलोसिटी होती क्या है, जब बुलेट फायर होगी, है ना, तो वो तो आगे की साइड मूव करेगी, ठीक है, लेकिन जो गन है उस पर भी इम्पैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। गन ने जब बुलेट पर फोर्स लगाया, वो फायर हुई, तो बुलेट भी तो रिवर्स बैक करेगी ना। अब वो जब वो रिवर्ट बैक करेगी तो जो गन है वो पीछे की साइड मूव करती है। अब वो पीछे की साइड कितनी वेलोसिटी से मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। हमारे पास जो सिस्टम है उसमें क्या क्या है, गन है और बुलेट है। इसको यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब सिस्टम में इनिशियली गन और बुलेट दोनों थे, दोनों के पास मास था, वेलोसिटी कितनी थी। इनिशियल का मतलब है कि देखो यहाँ पर इनिशियल स्टेट आ जाएगी, फायर हुआ, फायर होने के बाद में फाइनल स्टेट आएगी। ओके, तो हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो ये है, फायर हुआ उससे जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने क्या बोल दिया है, पी इनिशियल, और यहाँ पर क्या बोल दिया है, पी फाइनल। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, नेट इनिशियल मोमेंटम किस किस का आ जाएगा, ये मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, कितना था, एम बी। नेट इनिशियल मोमेंटम मतलब जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उन सबका इनिशियल मोमेंटम लेना है। इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, फाइनल का मतलब फाइनली जो जो है उन सब का लिया जाएगा। ओके, वीजी। फायर होने से पहले तो दोनों रेस्ट में ही थे, बुलेट भी रेस्ट में थी और गन भी रेस्ट में थी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है। ओके, तो ये तो पूरा पोर्शन कितना हो गया है, 0। बात करें इसकी, यहाँ पर एम बी कितना है, 10 टू द पावर माइनस 2, वी बी कितना है, 400 प्लस ये है 8 और वीजी हमें निकालना है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अब आपको अगर ऑप्शंस में साइन नहीं दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, मैग्नीट्यूड ले लो और यहाँ पर हम क्या लेंगे, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली दो सरफेसेस के बीच में आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस या मान लेते हैं अर्थ सरफेस है, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रख दिया, ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक है। अब यहाँ पर ये है अर्थ सरफेस और ये है ब्लॉक सरफेस। ओके, दोनों का कांटेक्ट हुआ, तो इस कांटेक्ट के कारण यहाँ पर एक फोर्स आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स हो सकता है दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में हो, जैसे यहाँ पर है। हो सकता है एक लिक्विड और एक सॉलिड सरफेस के बीच में हो, है ना, जैसे हम विस्कस फोर्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास दो तरह के आ जाएंगे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, दो तरह का आ जाएगा, एक होगा नॉर्मल और एक क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल हमेशा जो कांटेक्ट सरफेस है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा जो कांटेक्ट सरफेस है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और लगाएगा कौन, नॉर्मल फोर्स कब लगता है, देखो आपने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया हुआ है, ब्लॉक का कुछ मास होगा, मास होगा तो इसका वेट भी आएगा। जब आप इस ब्लॉक को इस सरफेस पर रखोगे तो ये ब्लॉक अपना वेट किसके ऊपर डाल देगा, इस सरफेस के ऊपर। और वेट भी क्या है, एक फोर्स है। बेसिकली ये ब्लॉक इस पर एक फोर्स लगा रहा है, कितना, mg। ठीक है, उसका रिएक्शन क्या आता है, नॉर्मल। अब जो ये सरफेस है ना, ये सरफेस भी इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और ये हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है हमारे पास, वेट, वेट ऑफ ब्लॉक। ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, मतलब n किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इस तरह की सरफेस है ना, और इस पर हमारे पास एक ब्लॉक रखा है। अब इस ब्लॉक का क्या होगा, वेट कैसे वर्क करेगा, देखो ब्लॉक का वेट हमेशा माइनस y डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो ये आ जाएगा mg। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में कांटेक्ट तो हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल फोर्स तो आएगा, और यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस कांटेक्ट सरफेस के, तो वो ये आ जाएगा। तो हमेशा ये कंडीशन नहीं बनेगी, जो ये कांटेक्ट फोर्स जो ये नॉर्मल है ये इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, और जो ये वेट है, ठीक है, ये वेट हमेशा माइनस y डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर अगर हम इनको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं ये थीटा कितना, ये एंगल कितना है, थीटा, और यहाँ से ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा, ये आ जाएगा mg cos थीटा। अब आप इनको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, इक्वेट वही होंगे जो सेम लाइन के अलोंग आएंगे। यहाँ पर ये थीटा कैसे आया है ये अभी हम बात करेंगे जब हम फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, आ जाते हैं फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन फर्स्ट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको और क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लॉक रखा है और आप इसको मूव कराना चाहते हो, ठीक है, ये सरफेस है,
मूव कराने के लिए आप इस पर फोर्स लगा रहे हो F, ठीक है। द मोमेंट आपने इस पर फोर्स लगाया, इस पर एक नेगेटिव डायरेक्शन में, इस फोर्स की नेगेटिव डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने देगा, और इसको मूवमेंट से रोकने के लिए इसे इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना होगा। अगर आप इस फोर्स को इंक्रीज करते चले जाओ कि देखते हैं कब तक रोकेगा, है ना, तो ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इतना हो सकता है बस, ठीक है। तो अगर यहां पर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू, जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो गई है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को भी इसको क्रॉस करके ज्यादा होना पड़ेगा, और जो पॉसिबल नहीं है। दैट्स मीन ये यहाँ पर लिमिट आ जाती है फ्रिक्शन फोर्स की, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, कि ये इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। हाँ, इससे कम रह सकता है, ठीक है। द मोमेंट ये कंडीशन आएगी, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ओके, अब जब ये कंडीशन आ जाएगी, तब ये तो वर्क करेगा नहीं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तब भी होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, और क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग और स्लिपिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ओके, यहां पर जो इसका एक्सप्रेशन आता है वो क्या होगा, म्यू के इक्वल्स टू, सॉरी, एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन। म्यू के क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन अगेन नॉर्मल। ओके, अब पहले इतना नोट कर लीजिए, ये फोर्स हमें कब मिला है, जब हमने जो हमने फोर्स अप्लाई किया था, है ना, वो किससे ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, या हम क्या बोल सकते हैं, म्यू एस एन से ज्यादा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा। अब कौन वर्क करेगा, एफ के वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अभी भी क्या ही करेगा, ये भी अपोज ही करता है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक अपोज करेगा जब तक वो मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं आया। इम्पेंडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि इम्पेंडिंग मतलब एक ऐसे स्टेट जिसमें बस मोशन में आने ही वाला है, अभी रेस्ट में है, बस आने ही वाला है मोशन में। ओके, तो ये उस स्टेट के लिए है, तब रिपेल करेगा। जब ये मोशन में आ जाएगा, मान लेते हैं ये फोर्स है, इस डायरेक्शन में इसका क्या आ गया है, एक्सीलरेशन। अभी भी यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, तो कॉन्टेक्ट है तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी आएगा। फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें, ये आ जाएगा एफ नेट, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, ओके, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर नेट फोर्स है कितना, एफ, ये जो अप्लाई किया हुआ है, माइनस एफ के इक्वल्स टू एम में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना दोनों एक दूसरे की। यहां से क्या निकाल सकते हो आप, एक्सीलरेशन,
ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बेसिकली कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब आप किसी बॉडी को रोल करते हुए आगे लेके जाओगे, है ना, किसी सरफेस पर आप किसी बॉडी को रोल कर रहे हो, उसको आगे लेके जा रहे हो, तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, जो रोलिंग को अपोज करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन of inclination theta with uniform speed. The coefficient of friction between the block and plane is mu. Find the contact force between the block and plane. हमें क्या निकालना है, contact force। अब जो हमें सिचुएशन दी हुई है, इसमें हमारे पास कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे एज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। एक आएगा फ्रिक्शन और एक क्या आएगा, नॉर्मल, है ना। इन्होंने हमें कोफिशिएंट दिया है फ्रिक्शन का, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस है उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, है ना, वहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन, दूसरा नॉर्मल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, विद डायरेक्शन ऐड करते हैं जब हम फोर्स निकालेंगे। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इनको पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, है ना। ओके, जो भी एंगल आएगा वो हम अपने इस जनरल फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे और वैल्यूज मिल जाएंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए और दूसरा नॉर्मल। उसके लिए क्या करेंगे, इस डायग्राम को यूज करेंगे। इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फोर्स एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, है ना, और किस डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, वो किसके अलोंग वर्क करेगा, अलोंग दी कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना, इस लाइन के अलोंग। अब क्योंकि ब्लॉक वी स्पीड से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब है कि वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। ब्लॉक मूव कर रहा है, मोशन में है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो हम इसको सिंपली एफ रख लेंगे। ओके, अगर आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना चाहते हो देन आप एफ के यूज कर लो, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। बात करें नॉर्मल फोर्स की, वो किस डायरेक्शन में होगा, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर। ओके, और कौन सा फोर्स यहाँ पर वर्क करेगा, हमारे पास ब्लॉक है और ब्लॉक के पास मास है, तो यहाँ पर हमारे पास उसका वेट आएगा। अब वेट किस डायरेक्शन में होगा, वो तो एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ये हो जाएगी। मास m है तो वेट कितना होगा, mg। तो अब बेसिकली हमारे पास 3 फोर्सेस है, F, N और ये वेट। हमें इन तीनों को सोल्व करना है और वहां से N और F की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब हम पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करें सिंप्लीफाई, यहाँ पर देखो ये सब फोर्सेस है, फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज, तो उनको सोल्व करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब की डायरेक्शन अभी डिफरेंट डिफरेंट है, ये इस डायरेक्शन में, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट। तो कोई दो डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं और सारे फोर्सेस को उन दो डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, कौन सी दो एक्सिस ले, देखो ये होती है एक्स, ये होती है वाई, जो हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम दो एक्सिस ले सकते हैं, एक्स एंड वाई। कैसे ले, एक तो ये ओरिएंटेशन है, इस तरह से ले सकते हैं। दूसरा वे क्या है, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है उन्हीं डायरेक्शंस में, उसी ओरिएंटेशन में एक्स एंड वाई को एज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप
एक्स वाई एक्सिस को इस तरह से ले लो। एक तो वे ये है जो हम जनरली यूज करते हैं। दूसरा क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में जिस डायरेक्शन में नॉर्मल और फ्रिक्शन दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में आप क्या ले लो, अपनी एक्स और वाई एक्सिस। इससे क्या होगा, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अगर हम ये दोनों लेते तो देखो यहाँ पर एन इस डायरेक्शन में है क्या, नहीं। एक्स में है, नहीं। तो हमें एन के कंपोनेंट्स को डिवाइड करना पड़ता। क्या एफ इन दोनों में से किसी डायरेक्शन में है, नहीं। तो इसके भी कंपोनेंट्स को डिवाइड करना पड़ता। एम जी है क्या, हाँ एम जी है माइनस वाई में, ये एज इट इज रहता। अगर हम इसको ले तो एफ किस डायरेक्शन में आ गया, एक्स में। एन किस में आ गया, वाई में। एम जी ना एक्स में है ना वाई में, तो इसके कंपोनेंट्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो काम थोड़ा कम हो गया, अब हमें सिर्फ इसके कंपोनेंट्स लेने हैं। ओके, तो हम ये वाला फ्रेम यूज कर रहे हैं। एक और पॉइंट, यहां पर जब हम इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या हो जाएगी, माइनस वाई एक्सेस और ये माइनस एक्स एक्सेस। ओके, अब आप इसके जब कंपोनेंट्स को डिवाइड करोगे तो कौन कौन से एक्सिस में करोगे, जब हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम उन दो एक्सिस को लेते हैं जिनके बीच में वो वेक्टर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसके कंपोनेंट्स को मैं प्लस एक्स और प्लस वाई डायरेक्शन में लूंगी। अगर मेरे पास इस तरह से कोई वेक्टर ए है, अब इसके कंपोनेंट्स किस किस डायरेक्शन में आएंगे, आप ये और ये नहीं ले सकते, अब ये तो फिर बाहर आ जाएगा ना। जो दो एक्सिस ले रहे हैं वो दोनों एक्सिस के बीच में हमारे पास वो वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक प्लस वाई लेना पड़ेगा और दूसरा माइनस एक्स। तो ये वाली दोनों एक्सिस हमें लेनी है सो दैट हम इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर पाए। ओके, तो कौन से एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स को डिवाइड करें वो आप यहाँ से समझ सकते हो। जिन दो एक्सिस के बीच में वेक्टर आ रहा है वो दो एक्सिस लेनी है। यहाँ पर किसके बीच में आएगा, माइनस एक्स और माइनस वाई के बीच में आएगा। ओके, तो हमें ये दोनों एक्सिस लेनी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या, हमें तो एंगल ही नहीं पता, लेकिन ये वाला एंगल तो पता है। ये एंगल कितना है, थीटा। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो हम देख सकते हैं ये कितना है, 90। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। 90 तो यही आ गया, बाकी के दोनों का कितना आएगा, टोटल 90। ये 90 है, ये थीटा, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। राइट एंगल की जब हम बात करते हैं तो एक एंगल तो कितना आ गया ऑलरेडी, 90। टोटल सम कितना होना चाहिए, 180। एक एंगल कितना आ गया, थीटा, तो ये वाला कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना आएगा, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90। ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा, थीटा। ओके, तो हमें यहां से क्या मिला है, ये वाला एंगल मिल गया है, ये कितना है, थीटा। अब जब हम कंपोनेंट्स डिवाइड करेंगे तो इन दोनों एक्सिस के अलोंग करेंगे और इस एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहां पर जब कंपोनेंट्स डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं साइन थीटा कोस थीटा। अगर हम 90 माइनस थीटा लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखना होगा और फिर उसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें अपना काम क्यों ही बढ़ाना है,
हम इसको यूज ना करके हम इसके अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लेंगे। जब हमारे पास चॉइस है तो हम सिंपलेस्ट चीज को यूज करेंगे। ओके, इतना नोट कर लीजिए। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ गया है। थीटा एंगल पर जिस साइड थीटा होता है उस साइड के जब कंपोनेंट को हम लेते हैं तो क्या लिखते हैं, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा mg कोस थीटा। एक इस एक्सिस में आएगा तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से फोर्स है, एक ये फोर्स है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है, एक ये फोर्स है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है। इसका क्या करें, इसके तो कंपोनेंट्स हमने डिवाइड कर लिए ना, अब इसको भूल जाओ। कंपोनेंट्स डिवाइड हो गए, अब उसको छोड़ दो। ये है हमारे पास फाइनली सिचुएशन। इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, अब हमें यूज करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, हम अभी बात कर रहे हैं जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। इस लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है। ठीक है, वैसे तो हमने 3 इक्वेशंस को पढ़ा है, ठीक है, जो कांस्टेंट या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए डिफाइन हुई थी। और कहाँ पर पढ़ी थी हमने, चैप्टर नंबर 2 में एंड 3 में हमारे पास 3 इक्वेशंस आती थी। जब हम यहाँ पर न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करते हैं, जो क्या होता है F इक्वल्स टू ma, तो हमारे पास यहाँ से भी एक इक्वेशन आ सकती है। ओके, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोल देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हमारे पास अप्लाई करने के 2 वेज है, एक एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, है ना, क्योंकि ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास 2 एक्सिस हैं, ये एक्स और ये वाई, दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, 1 बाय 1 करके अप्लाई करेंगे। तो पहले किसके अलोंग देख लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कितने फोर्स है हमारे पास, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या करें, एक तो वे है कि आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज कर लो, दूसरा वे क्या है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वेंशन यूज कर सकते हो। अगर आप वो यूज कर लोगे देन आपको यूनिट वेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करें, अगर आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो जिस भी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन को क्या ले लो, पॉजिटिव। अगर एक्सीलरेशन नहीं दिया है, आपको स्पीड या वेलोसिटी पता है, तो उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब है कि एक्सीलरेशन 0 है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो इसकी तो डायरेक्शन हम यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, किसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, वेलोसिटी की। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इसकी अपोजिट डायरेक्शन मतलब इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इस क्वेश्चन में अभी तक हम जो जो यूज करते आ रहे थे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। जैसे हम अब तक एक्स वाई को इस फ्रेम के अकॉर्डिंग यूज करते थे, इसको हम प्लस एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको हम प्लस वाई एक्सिस बोलते थे। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको इस तरह से लिया, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम लिया है हमने। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस और इसको माइनस नहीं बोल रहे हैं। प्लस माइनस कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट, बॉडी या ब्लॉक जो भी है, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा, अब हमारे लिए वही पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। दूसरा फोर्स क्या है, F, ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक कितना है, m, एक्सीलरेशन कितना है 0, तो ये कितना आ गया 0। सोल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू mg साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3।
अगेन इसी इक्वेशन को हम किसके अलोंग ले सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग। ओके, यहां पर हमारे पास नेट फोर्स, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, ठीक है। किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले, क्या इस डायरेक्शन के अलोंग हमें एक्सेलरेशन पता है, नहीं। क्या वेलोसिटी पता है, नहीं, वो भी नहीं पता, है ना तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पता है और ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है, तो हम किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले एन, इसको अपोजिट ले लेंगे, है ना, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आंसर यहाँ से करेक्ट आएगा, इसको पॉजिटिव लोगे इसको नेगेटिव लोगे तो भी करेक्ट आएगा। एक्सीलरेशन कितना है इस एक्सिस के अलोंग, 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, एफ एम जी साइन थीटा कौन से एक्सिस के अलोंग लिया है हमने, एक्स के, तो इसे लिख सकते हैं आई कैप। एन कौन सी एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एफ और एन के बीच में 90, वरना यहां से देख सकते हो आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है 90, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, थीटा हो जाएगा यहाँ पर 90, तो ये हो जाएगा 0, cos 90 0 होता है। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से हम mg स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो कितना आएगा mg, और इनसाइड में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास mg। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग। जैसे हमने अभी फ्रिक्शन पढ़ा, ओके, फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, एक कॉन्टेक्ट फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच में वर्क करता है, ओके। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं जब टेंशन की, तो टेंशन भी कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है, ओके। और ये कब वर्क करेगा, जब हमारे पास स्ट्रिंग और एक ब्लॉक, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी जिसके पास मास है, ओके, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें स्ट्रिंग में एक फोर्स मिलता है और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन, ओके। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा था फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन का केस आएगा हमें टोटल कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है, तो हम किस किस की बात करते हैं, एक तो हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ओके, वो क्या होगा फ्रिक्शन, और एक आ जाता है हमारे पास वर्टिकल, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पर आप टेंशन के बारे में ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या फिर वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये बेसिकली कहां पर मिलता है हमें, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग अगर इस तरह से है तो ये इस तरह से आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और अगर स्ट्रिंग को आपने वाई एक्सिस के अलोंग रखा है तो ये कहां पर मिल जाएगा हमें, वाई एक्सिस के अलोंग। जब वो आपसे टेंशन की बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको कभी भी कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में नहीं पूछेंगे, ओके। कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में वो कब डिस्कस करना चाहेंगे, जब वो फ्रिक्शन की बात कर रहे होंगे, वहां पर वो आपसे नॉर्मल जानना चाहते होंगे, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में, ये अप्लाई कब होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, ओके, जिसमें हमने क्या अटैच किया है, एक ब्लॉक को अटैच कर दिया है, ब्लॉक के पास मास रहा होगा, और मास है तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, वेट,
ओके, तो बेसिकली हमने जब स्ट्रिंग में इस ब्लॉक को अटैच किया तो इसका जो वेट है वो -y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ओके, अब ये वेट किसको फेस करना पड़ रहा है? इस स्ट्रिंग को, है ना? आपने ब्लॉक को किससे अटैच किया है? स्ट्रिंग से अटैच किया है, तो उस वेट को किसको सफर करना पड़ेगा? किसको सहना पड़ रहा है वो वेट? स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग में इसका रिएक्शन डेवलप होता है। जैसे हमने पढ़ा ना, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर फोर्स की एक रिएक्शन आएगी, है ना? आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करोगे तो एज अ आंसर, एज अ रिएक्शन वहां से एक और फोर्स आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो वैसे ही इस वेट की जो रिएक्शन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन। इस वेट का जो रिएक्शन होगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन। और लेकिन ये टेंशन हमें मिलेगी कब? जब हम किसकी बात कर रहे होंगे? स्ट्रिंग की। ओके, अब ये आएगी किसके अलोंग? ये हमें हमेशा लेंथ के अलोंग मिलेगी। ओके, मतलब जैसे यहां पर हमने इसको क्या लिखा है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो कितनी है? L। तो हमें इस लेंथ के अलोंग मिलेगी, वो हमें अपने क्वेश्चन में देखना होगा कि ये अपर डायरेक्शन में है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये हमेशा एक्ट करेगी, जो आपने अटैच किया हुआ है ना ब्लॉक या वेट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से एक ब्लॉक है, इसमें एक स्ट्रिंग है। ओके, और यहां पर आपने इसे किसी सिस्टम से अटैच कर दिया है ना? या मान लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं पुली, ये हमारे पास एक पुली है। तो पुली और ये ब्लॉक किससे कनेक्ट है? इस स्ट्रिंग से कनेक्ट है। ठीक है, मान लेते हैं पुली यहाँ पर वेटलेस है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास है m। मास m है तो वेट कितना हो जाएगा? mg। ओके, हमने अभी क्या कहा कि जो डायरेक्शन आपको चाहिए टेंशन की, फर्स्ट थिंग किसके अलोंग आएगी? लेंथ के अलोंग। तो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या हो गई? ये, तो इसके अलोंग आ जाएगी, है ना? ये तो प्लस एक्स एक्सिस में या फिर माइनस एक्स एक्सिस में। एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में होगी? जहां पर वेट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, उससे दूर जाना है, अवे मतलब उससे दूर जाना है। यहाँ पर ये ब्लॉक रखा है, इससे दूर आप कब जाओगे? जब इस डायरेक्शन में जाओगे। ओके, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगी? टेंशन प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर किस फॉर्म में है? ये वर्टिकल फॉर्म में है, वेट है, वेट से दूर जाना है ना, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी टेंशन की। नेक्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम कंसीडर करेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। मासलेस स्ट्रिंग लेने से क्या होगा कि हम पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन को एज्यूम कर पाएंगे। मतलब अगर हम ये कंसीडर करें तो कि पूरी जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, तो इसका मतलब है कि पूरी स्ट्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होने वाला है, जो टेंशन आने वाली है, उसको आप किसी भी पार्ट पर चेक कर लो। आप इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, सब जगह पर इक्वल वैल्यू मिलेगी। ओके, लेकिन उसके लिए क्या करना है? ये कंसीडर करके रखना है कि जो स्ट्रिंग है वो क्या है? मासलेस। अब ऐसा कब तक होगा? जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी। तो हमें एक पूरी स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर सेम टेंशन मिले, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट थिंग तो क्या है? स्ट्रिंग मासलेस होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? कि हम सेम स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर हमने एक और अरेंजमेंट किया, यहां पर एक दूसरा मास हमने अप्लाई कर दिया, है ना, एक दूसरा ब्लॉक अटैच कर दिया। अब अगर ये वाली स्ट्रिंग पूरी सेम है
तो यहाँ पर हमारे पास जो टेंशन आएगी उसको हम सेम रखेंगे, क्योंकि सेम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ओके, अगर हमने स्ट्रिंग को चेंज कर दिया, हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है ना, वो वाली स्ट्रिंग नहीं है, देन हम क्या करेंगे, टेंशन को चेंज कर देंगे। यहाँ पर टी है तो ये क्या हो जाएगी, T1 या T डैश, जो भी कंसीडर करना है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 blocks of masses m1, m2 and m3 are placed on a horizontal frictionless surface. A force of 40 Newton pulls the system, then calculate the values of T. Masses दिए हुए हैं और वैल्यूज क्या है, 10 kg, 6 kg और 4 kg। यहाँ पर हमारे पास ये जो रेड है ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इन्होंने बोला है कि ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो जब ब्लॉक और इस सरफेस का कांटेक्ट होगा तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का तो हमें कुछ नहीं करना है। बात करें नॉर्मल की, क्या नॉर्मल आएगा, नॉर्मल आ सकता है जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी, तो वहां पर ये जो M1 ब्लॉक है ये सरफेस पर क्या अप्लाई करेगा, अपना वेट, कितना, M1G, और उसको अपोज करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए बोल सकते हैं एज अ रिएक्शन, यहाँ पर हमें नॉर्मल मिल जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, N1। अब देखो, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, N1 M1G को बैलेंस करेगा। तो अगर हमें N1 की वैल्यू जाननी है तो किससे जान सकते हैं, यहाँ से। M1 कितना है, 10, और G की वैल्यू कितनी होती है, 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में। तो ये कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। सिमिलरली आप इस ब्लॉक के लिए भी निकाल सकते हो और इसके लिए भी। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया था, फ्रिक्शन के क्वेश्चन जब किए थे, फ्रिक्शन फोर्स देखा था, नॉर्मल देखा था। तो जब इन्होंने बोला कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो फ्रिक्शन का तो काम खत्म हो गया। बात करें नॉर्मल फोर्स की, तो वो आता है ना, वो आएगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे। लेकिन यहाँ पर हमसे नॉर्मल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई है। क्या जानना चाहते हैं, ये हमसे टेंशन के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, तो हमें इस टी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए इन्होंने बोला है कि हमने इस पर 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। मास m पर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है, 40 न्यूटन का। अब आप देख सकते हो, अगर इतना फोर्स अप्लाई करने से m1 मास मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। कैसे पता, F इक्वल्स टू m में, है ना। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सीलरेशन के। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी में एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी में क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। बात करें M2 और M3, इनका क्या होगा, ये M1 से कनेक्ट है, ठीक है, सारे एक दूसरे से कनेक्ट है, तो अगर ये मूव करेगा तो ये दोनों भी मूव करेंगे। कितने एक्सीलरेशन से करेंगे, सिंस all blocks are connected, so A1, A2, A3 ये सब विद डायरेक्शन सेम होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी सबका जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम रहेगा। ओके, अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है देन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ये कितना हो जाएगा, नेट एम ए, ठीक है, टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना है, हमने कितना अप्लाई किया, 40 न्यूटन,
ठीक है, जो अप्लाई किया है उसको लिखना है। यहाँ पर नेट मास कितना है, m1 m2 और m3 सबको ऐड कर देंगे। एक्सीलरेशन हमें निकालना है, कितना आएगा, तो हमें एक ही वैल्यू पता चल गई। तो अगर हमारे पास जो बॉडीज हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हम उन सबका जो एक्सीलरेशन होगा वो यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा वैलिड है, बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ओके, नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए बात कर लेते हैं टेंशन की। यहाँ पर क्या हो रहा है, M1 पर फोर्स अप्लाई होता है 40 न्यूटन। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग के थ्रू किससे कनेक्टेड है, M2 से। तो M1 M2 पर एक फोर्स लगाएगा, है ना। जब यहाँ पर हम इसको एक फोर्स लगा के पुल करना चाहेंगे तो ये जिससे कनेक्टेड है वो चीजें भी तो पुल होंगी। ठीक है, अब ये इस पर फोर्स कैसे लगाएगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये इसमें एक टेंशन क्रिएट कर देगा। M1 इस स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट कर देगा इस डायरेक्शन में। ओके, बोल देते हैं T। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। जो पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, जो बाद में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर M1 M2 पर कितना फोर्स लगाएगा, T फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, वो इस फोर्स को स्ट्रिंग में प्रोड्यूस कर देगा और ये फोर्स ट्रांसमिट हो जाएगा किसके पास, M2 के पास। ये तो हम प्रॉपर्टी में पढ़ ही चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो अगर हम बोल रहे हैं वो मासलेस है, ठीक है, तो हम उसके किसी भी पॉइंट पर टेंशन चेक करें वो सेम रहेगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में नहीं बताया है कि स्ट्रिंग का मास है या नहीं, तो हम क्या लेंगे, मासलेस लेंगे। तो ये जब फोर्स इसमें प्रोड्यूस करना चाहेगा तो यहाँ पर टेंशन आएगी और ये टेंशन पूरे स्ट्रिंग में आ जाएगी। ठीक है, और जिसके कारण M2 पर एक फोर्स लगेगा, वैल्यू कितनी है, T। यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप एक बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी भी आप पर फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी, जितना आप लगाओगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। M1 ने तो फोर्स लगा दिया यहाँ पर, कितना, T। अब किसका चांस है, M2 का। M2 कैसे लगाएगी, इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। दोनों T है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो यहाँ पर आपको इन एरोज को ध्यान से समझना है कि किस एरो का मतलब क्या है। इस एरो का मतलब है कि ये M1 M2 को अपनी साइड ले जाना चाहता है, और इस एरो का क्या मतलब है कि M2 M1 को अपनी साइड लाना चाहता है। हमें क्या पूछा गया है, T, हमें इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी को भी निकाल ले, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, और वो मैग्नीट्यूड ही हमसे पूछ रहे हैं। ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। किसके लिए, पहले बना लेते हैं M1 के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, हम एक ब्लॉक लेंगे और उस पर देखेंगे कि टोटल कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। M1 पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क कर रहा है 40 न्यूटन। यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो M1 पर वर्क कर रहा है, ये वाला जो M2 लगा रहा है। ओके, क्या ये रेस्ट में है या मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन आ रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये मूव कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास
फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1 ब्लॉक। अब इसको यहां से हम क्या कर सकते हैं, P की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे? अगेन किसको यूज करेंगे? सेकंड लॉ को। नेट फोर्स ऑन M1 इक्वल्स टू मास ऑफ M1 और एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना है यहाँ पर? अब देखो, जैसे हमने फ्रिक्शन के केस में किया, जिस साइड एक्सीलरेशन होगा या फाइनली बॉडी मूव कर रही होगी जिस डायरेक्शन में, उसको हम पॉजिटिव लेंगे और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसमें जो फोर्स है मतलब 40, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है मतलब टेंशन, उसको हम नेगेटिव लेंगे। मास कितना है? 10, एक्सीलरेशन कितना है? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 40 माइनस 20 इक्वल्स टू T। अगर हम यहाँ पर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं? M2 ब्लॉक को सेपरेटली ड्रॉ कर लेना है। ये भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में, ओके, क्योंकि इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इस पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है ये, और इन दोनों में से कौन सा फोर्स M2 पर वर्क कर रहा है? ये वाला। तो इस डायरेक्शन में इस पर एक टेंशन वर्क कर रही है। कनेक्ट तो ये यहाँ पे भी है इस स्ट्रिंग से, तो क्या यहाँ पर भी कोई फोर्स आएगा? जब M2 पर एक फोर्स लगेगा, M2 को किसने पुल किया? M1 ने। अब M2 किसको पुल करेगा? M3 को, क्योंकि ये भी तो M3 से कनेक्टेड है। तो M3 को जब ये अपनी साइड पुल करता है, तो ये कुछ इस तरह से करेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। इसको हम लिख लेते हैं T डैश। अब किसकी बारी है? M3 की। इस पर M2 ने फोर्स लगाया, तो ये कैसे चुप रह सकता है? ये भी फोर्स अप्लाई करेगा। कितना करेगा? इक्वल। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम M2 की बात कर रहे हैं, तो इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? इन दोनों में से तो ये लिख लिया हमने, ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर M2 पर कौन सा फोर्स है? ये वाला, T डैश। T डैश क्यों लिया? T क्यों नहीं लिया? हमने अभी तो पढ़ा था कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग सेम है तो हम टेंशन को सेम लेंगे, अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन चेंज हो जाएगी। अब आप खुद ही देखो, दो ब्लॉक को अटैच करने के लिए आप इतनी तो स्ट्रिंग यूज करोगे, आपको फिर से इन दो ब्लॉक को अटैच करना है तो आप नई स्ट्रिंग यूज करोगे, है ना? तो यहाँ पर हमने दोनों को डिफरेंट ले लिया है। तो ये किसका डायग्राम आ गया? फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लिखना चाहे, क्या लिखेंगे? इसको हम अगेन क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये हो जाएगा T, ये माइनस T डैश इक्वल्स टू M2 का मास कितना है? 6 और एक्सीलरेशन 2, तो ये कितना आ जाएगा? T माइनस T डैश इक्वल्स टू 12। T की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? M3 के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये भी किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? इस डायरेक्शन में। इस पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा? स्ट्रिंग है तो टेंशन आएगी। कौन सी टेंशन आ रही है? M3 पर, ये वाली, T डैश। क्या इसके बाद कुछ है? नहीं, तो सिर्फ इस पर यही फोर्स है। ठीक है, इसके लिए अगर आप इक्वेशन अप्लाई करना चाहते हो, क्या लिखोगे? नेट फोर्स कितना है? T डैश इक्वल्स टू, इसका मास कितना है? 4, और एक्सीलरेशन कितना है? 2, तो T डैश कितना आ गया? 8 न्यूटन। वही जो हमने यहां से निकाला है। ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ये इस तरह से लिखते हैं तो 3 का मतलब है कि M3 ब्लॉक पर फोर्स वर्क कर रहा है। नोट कर लीजिए।
तो अभी तक हमने जो प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, ये सब कन्वेंशंस यूज की थी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया है ना, फ्रिक्शन के केस में भी और टेंशन के केस में भी। जिस डायरेक्शन में फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब वही हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, और उसकी ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नेगेटिव। प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें माइंड में रह जाएंगी, और एक बार सेट हो गई तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टली जब हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा आता है यहाँ पर जो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्टिकल वे में, है ना। वर्टिकली जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अटैच होंगे तो हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसको हम बोलते हैं पुली। ठीक है, तो आपको फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्या चेक करनी है पुली के लिए, क्या पुली मूव कर रही है। यहाँ पर हम जो स्ट्रिंग यूज करते हैं इन क्वेश्चंस में, जब तक आपको स्पेसिफिकली ये ना बोला जाए कि स्ट्रिंग एक्सटेंड हो सकती है, तब तक हम उसको फिक्स रखेंगे। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, तो हम उसको वहां पर मेंशन करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हमारे लिए स्ट्रिंग फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स है। यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रेच नहीं होती है ना, तो जो पुली है वो वहीं पर रहेगी। ठीक है, अगर इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हुई, कम या ज्यादा नहीं हुई, तो पुली यहीं पर फिक्स रहेगी। पुली यहीं पर फिक्स रहेगी तो ये मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकती। इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा? 0। ठीक है, बात करें मास की, अगर उन्होंने उसका मास नहीं दिया है, पुली का मास नहीं दिया है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि पुली मासलेस है। तो ये दो चीजें आपको फर्स्टली चेक कर लेनी है। हमें क्या चाहिए? टेंशन चाहिए स्ट्रिंग में। तो यहां पर हमारे पास ये एक ब्लॉक है, बात करें इसकी वेट की, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना होगा? 4g। जी की वैल्यू 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। इसके वेट की बात करें कितना होगा? इसी की तरह 20 न्यूटन। ओके, टेंशन, जिस साइड हमारे पास ब्लॉक है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन आ जाएगी, मतलब ये यहां पर भी इस डायरेक्शन में टेंशन आ जाएगी। दोनों को सेम क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो जो टेंशन होगी वो भी सेम रहेगी। तो टेंशन कितनी है यहाँ पर? T, और हमें इस T की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या पूछा है उन्होंने? एक्सीलरेशन पूछा है, किसमें? जिस ब्लॉक का मास 2 kg है। अब यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन कैसे पता चलेगा? देखिए, जो हैवी वेट है वो नीचे की साइड मूव करेगा। आपने दोनों को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो, इस तरह से फ्रीली वो हैंग स्टेट में है, लटके हुए हैं। तो ये क्या होगा? जो हैवी वेट है वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये दोनों एक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये जितना नीचे आएगा ये उतना ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल थोड़ा ही ना है, तो ये जितना नीचे जाएगा उसका मतलब ये उतना ही ऊपर आ जाएगा। बॉडी कनेक्टेड है तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, बॉडी कनेक्टेड है, सेम रहेगा, और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट, है ना, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। नेक्स्ट क्या करें? हमें यहाँ पर क्या निकालना है? ए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर सोल्व कर सकते हैं। किसके लिए बना लेते हैं? इसके लिए पूछा है तो इसी के लिए बना लेते हैं। 4
2 kg ब्लॉक। ये हमारे पास ब्लॉक है 2 kg, इसका वेट कितना है 20 न्यूटन, जो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये कितना आ जाएगा, नेट फोर्स T, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इसी में टेंशन है, तो ये पॉजिटिव रहेगी। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या ले लेंगे, नेगेटिव, कितनी आ जाएगी, m में, है ना। m यहाँ पर इसका मास रखना है, कितना है 2 kg, तो 2 रख देंगे, और एक्सीलरेशन कितना है a, तो a। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, t और a, दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या करें, इसके लिए भी बना लेते हैं, दो इक्वेशन हो जाएंगी, दो इक्वेशन होंगी तो हम दोनों को सोल्व करके दोनों वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जितने वेरिएबल होंगे हमारे पास, जितने अननोन्स होंगे, उनको सोल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। ओके, इसको क्या ले लेते हैं, ये, इसके लिए हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, क्योंकि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस टी इक्वल्स टू मास कितना है 4, और एक्सीलरेशन कितना है a। अब एक वे तो ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है। अगर नहीं आता है देन क्या कर सकते हो, t की वैल्यू निकाल लो एक इक्वेशन से और उसको दूसरी में प्लेस कर दो। यहां से निकाल लेते हैं, ये कितना है 40 माइनस 4a t, ठीक है। इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाली, कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, कितना हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी रखनी है 40 माइनस 4a, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया है 10/3। बात करें किसकी, टेंशन की, तो यहाँ पर रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो, अब तो इसको यूज कर लेते हैं, t माइनस 20 इक्वल्स टू 2 इंटू 10/3, और टेंशन कितनी आ गई है 80/3 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, रिप्रेजेंट करते हैं Fc से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है mv²/r। अब यहाँ पर हमने एक रिलेशन पहले भी पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, और साथ में एक रिलेशन होती है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इन दो टॉपिक से। कोई कार है, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है ना, तो हम पूछना चाहते हैं कि किस स्पीड से उसे मूव करना चाहिए कि वो सेफली ट्रेवल कर पाए। तो उसके लिए उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, म्यू एस आर जी, जी क्या, ग्रेविटी, आर क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ओके, अगर उसकी स्पीड इस मैक्सिमम स्पीड के इक्वल है या इससे लेस देन है, वो सेफली वहां से ट्रेवल कर पाएगा, और अगर ज्यादा होगी तो हो सकता है कि कार स्लिप कर जाए। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है लेकिन वो बेंट है, बेंट मतलब टिल्ट है एक एंगल थीटा पर, ठीक है, सर्कुलर पाथ है बट एक एंगल पर टिल्ट है,
ऐसे सिचुएशन में हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो आ जाएगी ये। ओके, अब अगर हम यहाँ पर बोले कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 0 है उस सर्कुलर पाथ के लिए, देन हमारे पास इतनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ओके, नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।